दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय जी। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के कार्यक्रम में। मैं थोड़ा आपका परिचय दे देता हूं जितना कि मेरे पास जानकारी है और फिर आपसे आगे बातचीत करते हैं। राय साहब का जन्म जो है वो 28 नवंबर 1951 को हुआ और उसके बाद से इन्होंने 1975 में आईपीएस क्वालिफाई करके और 1975 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हो गए। ये एक मतलब डिफरेंट टाइप के आईपीएस अधिकारी रहे हैं अपने पूरे करियर में, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत ही संवेदनशील, और जाहिर सी बात है कि उसके पीछे इनकी जो रचना दृष्टि रही है, इनकी जो रचनात्मक संवेदना रही है, वो जरूर काम कर रही होगी। साहित्य जगत इनको हिंदी कथाकार के रूप में जानता है और इन्होंने वर्तमान साहित्य एक जो कि काफी दिनों तक और काफी सफलतापूर्वक निकलता रहा, उसका इन्होंने दशकों तक संपादन किया है। इनके 5 उपन्यास आ चुके हैं: घर, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, तबादला, प्रेम की भूत कथा। और इनका एक उपन्यास समग्र भी है जो छपा, जिसमें कि शहर में कर्फ्यू और 4 अन्य उपन्यास इसमें शामिल हैं। इन्होंने व्यंग भी लिखा है और एक व्यंग संग्रह इनका आ चुका है, एक छात्र नेता का रोजनामचा। इसके अलावा इनकी जो आइडियोलॉजिकल वैचारिकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि रणभूमि में भाषा। इन्होंने एक संस्मरण लिखा है, हाशिमपुरा उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास का एक काला अध्याय। और अंग्रेजी में भी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, कॉम्बैटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, परसेप्शन ऑफ पुलिस न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग हिंदू मुस्लिम रॉयट्स इन इंडिया। फिर एक और चर्चित इनका है जो लेटर एड्रेस टू ऑल आईपीएस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग गुजरात राइट्स ऑफ 2002। विभूति नारायण राय पर केंद्रित उपन्यास जो है वो लोकतंत्र और सांप्रदायिकता भी प्रकाशित हुआ है। इनको सम्मान मिला है, पहले तो मैं बता दूं कि प्रशासनिक सेवा में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार तथा पुलिस मेडल मिला है। साहित्यिक क्षेत्र में भी इनको पुरस्कार मिला है, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सम्मान, सफदर हाशमी सम्मान और फणीश्वरनाथ रेणु सम्मान। जैसे मैंने बताया था कि वर्तमान साहित्य का संपादन इन्होंने दशकों तक किया, उसी तरह इन्होंने कथा साहित्य के 100 वर्ष का भी संपादन किया है और समकालीन हिंदी कहानियां का भी इन्होंने संपादन किया है। इतनी तो जानकारी मेरे पास है। और मैं देख रहा था कि गद्य में तो काफी लिखा हुआ है, कविताएं नहीं लिखी हैं। अब पता नहीं कविताएं शुरू में लिखी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कविताओं का कहीं जिक्र मिला नहीं। तो अब हम बातचीत करते हैं। राय साहब, ये बताइए कि ये एक मतलब स्वाभाविक सा सवाल है, आप आईपीएस अधिकारी बनना चाहते थे और उसके लिए आपने मेहनत भी की होगी, लेकिन ये साहित्य में आपकी रुचि कब से हुई? मतलब पहले से ही थी या आईपीएस अधिकारी बनने के बाद आपके अंदर डेवलप हुई? देखिए, आईपीएस अधिकारी तो मैं दुर्घटनावश बना, क्योंकि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं एमए कर रहा था तो ये लगभग मेरे सामने स्पष्ट हो गया कि मुझे किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है और किसी ठीक ठाक नौकरी में निकल जाना है। तो एक इम्तहान हुआ करता था जिसको आज सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं, उस जमाने में वो आईएएस एक्सेट्रा एग्जाम कहलाता था, जिसमें 20-25 सर्विसेज थी। उसमें मैं बैठा और वो इत्तफाकिया आईपीएस में। तो इसलिए ये कोई बहुत सुचिंतित प्रयास नहीं है, किसी भी नौकरी में जा सकता था। साहित्य से जरूर मेरा लगाव उससे बहुत पहले से था
और आईपीएस में आने के पहले से मैं लिखता था, कुछ पत्रिकाओं में मेरी चीजें छपी थी, तो थोड़ी बहुत चर्चा तो खैर उस तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत रिश्ता मेरा साहित्य से बनना शुरू हो गया था। ये जरूर है कि जब मैं पुलिस में आया तो ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न था कि एक ऐसी नौकरी में जो जिसे आप साहित्य विरोधी कह सकते हैं, कुछ अर्थों में मनुष्य विरोधी भी कह सकते हैं, उसमें जा करके मैं कैसे साहित्य से अपना रिश्ता कायम रख सका। तो ये तो बड़ा, देखिए मुझे तो बड़ा आनंद आता है कि मैंने 37 साल दोहरी जिंदगी जी, ये सोच करके कि मैं लगातार दोहरी जिंदगी जीता रहा। मैं जब पुलिस की वर्दी पहनता था या पुलिस वालों के बीच रहता था तो मैं एकदम भूल जाता था कि मेरा कुछ साहित्य से भी रिश्ता है। इसलिए जो मेरे सहकर्मी या सहयोगी या साथ के पुलिसकर्मी थे, उनको कुछ थोड़ा सा वेग सा, एक बड़ा धुंधला सा उनका एक उनको आइडिया था कि कुछ मैं लिखता होता हूँ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था और ना मेरी दिलचस्पी थी कि उनको ये पता चले। लेकिन जब मैं साहित्य की दुनिया में जाता था तो वो एकदम भिन्न हो जाता था। फिर मैं किसी भी साहित्यकार से या किसी भी साहित्यिक मुद्दे पर मैं कभी पुलिस अधिकारी की तरह नहीं गया। मैं तो ये मानता हूं कि मुझे दोनों ने फायदा किया। पुलिस में रहते हुए मुझे इतने अपार अनुभव, इतने अकूत अनुभव हासिल हुए जो आम किसी दूसरे पेशे में नहीं होते। इतना मैं जानता हूं कि जिस तरह के विविध अनुभव, जिस तरह का वैविध्य था अनुभवों में, वो किसी दूसरे पेशे में बड़ा मुश्किल था। और पुलिस में आप खुद ही उससे सहमत होंगे कि पुलिस में जानवर बनने के अवसर बहुत ज्यादा हैं। आप धीरे धीरे जानवर बनते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कैसे आपकी मनुष्यता का क्षरण होता जाता है। तो उसमें थोड़ा बहुत मनुष्य जो मैं बना रह सका या बचा रह सका मेरे अंदर, वो उसको मैं साहित्य को उसका श्रेय देता हूँ और मार्क्सवाद को देता हूँ। ये दो चीजें ऐसी थी जो मुझे थोड़ा बहुत मनुष्य बने रहने में मदद करती रही। एक सवाल है यहाँ पर मेरे दिमाग में अभी अचानक आया कि जैसे आप जिस नौकरी में, जिस सर्विस में थे, मतलब पुलिस विभाग में, और आपने जो मतलब कहा उपन्यासों को चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन आपने जो वैचारिकी जो लिखी है, जो आपने जो एसेज लिखे हैं, वो आपने पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रहार करते हुए लिखा है। तो इससे आप को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा? देखिए अभी हाल में वो एक एनसी सक्सेना साहब बड़े सीनियर आईएएस अफसर से रिटायर हो गए, और शायद आपने नाम सुना होगा, सांप्रदायिकता पर उन्होंने काफी काम किया है और ये फूड सिक्योरिटी पर भी उनका बहुत काम है। उन्होंने, अभी मैं देख रहा था, बड़ा मजेदार उनका ऑब्जर्वेशन था। जो सवाल आप कह रहे हैं लगभग इसी तरह का सवाल पूछा गया होगा, उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सौभाग्य ये था कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे वो पढ़ते लिखते नहीं थे, तो मुझे भी इसका बड़ा फायदा हुआ। मैं जो लिखता रहा वो ना तो मेरे किसी मतलब सीनियर आईपीएस अफसर जो मुझसे मेरे बॉसेस थे उनमें किसी की दिलचस्पी थी, किसी ने पढ़ा था, ना जो पॉलिटिकल बॉसेस थे जो राजनीतिक सत्ता में थे उन्होंने पढ़ा होगा। तो मैं तो इस मामले में बड़ा, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं लगातार दोहरी जिंदगी जीता रहा। मैं उन्हें बताता भी नहीं था कि मैं कुछ लिखता हूं, लेकिन ये मैंने जरूर तय किया था कि लिखूंगा तो फिर मैं अपनी शर्त, मुझे किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं कि मैं लेखक भी बन जाऊं। तो जब लिखूंगा तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं ईमानदारी बरतूं। जाहिर है कि पुलिस की नौकरी में तो इसकी संभावना नहीं थी। ईमानदारी के साथ आप अपना काम करते रहे, जो आप सोचते हैं वही करें, लेकिन साहित्य में तो इसकी गुंजाइश थी, तो उसमें मैंने अपने को बचाए रखा। ये एक कठिन काम है वैसे, और मैं चूंकि इसको बहुत गहराई से महसूस कर सकता हूं, और आप चूंकि जानते हैं मेरे बारे में, और मुझे हंसी इस बात की भी आई कि जिस माहौल में मैं नौकरी करता हूं वहां भी लोगों के पढ़ने लिखने का कोई शौक होता नहीं है, और क्योंकि मैं अरविंद कुमार के नाम से लिखता हूं इसलिए बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं चलता है कि अरविंद कुमार हैं कौन, है ना। तो अच्छा, ये मैं आपका परिचय देते समय एक बात मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था। आप वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय में आप वाइस चांसलर भी रहे हैं, और आपका जो काल रहा है वहां पर
कुलपति के पद पर, वो काफी आपने सुधार किया, बल्कि वहां का काफी माहौल आपने साहित्यिक और सांस्कृतिक कर दिया। और मैं पढ़ता रहता था कि वहां पर साहित्यकारों का समागम रेगुलर होता रहता था। तो ये आपका चूंकि एक एक्सटेंशन था, मतलब साहित्यिक गतिविधियों का एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, और उसमें प्रशासनिक भी अनुभव भी रहा होगा। तो ये कुल मिला के एक पैकेज था मतलब। असल में जब मैं वर्धा विश्वविद्यालय गया, मैं तीसरा वाइस चांसलर था। उस विश्वविद्यालय का कुछ दुर्भाग्य था, उसे यहाँ क्या डिस्कस किया जाए। पहले वाइस चांसलर वहां कभी गए ही नहीं, दूसरे वाइस चांसलर गए, लेकिन वो बेचारे लगातार संघर्षों में उलझे रहे। संघर्षों में भी उलझा, मैंने भी कम विवाद वहां नहीं खड़े किए, वो मैं आज स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब मैं गया तो मुझे 200 एकड़ का एक बैरन लैंड की स्केप मिला। 200 एकड़ जमीन खाली पड़ी थी, सिर्फ उसकी बाउंड्री वॉल हुई थी। तो मुझे आनंद बहुत आया। मैं धीरे धीरे एक शहर को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने बनते देखता रहा। अकादमिक गतिविधियां वहां शुरू हुई, विदेशी छात्र आने शुरू हुए। उनके लिए प्रयास करना पड़ा, लेकिन विदेशी छात्र आने लगे। तो एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक वाइब्रेंट कैंपस आकार लेने लगा था। और मेरे आने के बाद अब वो तो धीरे पूरी तरह बन गया है, लेकिन उसका आनंद एक अलग ही था। मैंने ये देखा कि हिंदी के बहुत सारे लेखक, बहुत सारे साहित्यकार उसको लेकर के कुछ तटस्थ, निरपेक्ष, या ये कह सकते हैं उनकी बहुत दिलचस्पी सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई थी कि उन्हें जोड़ा नहीं गया था, उस कैंपस से जोड़ा नहीं गया था। जब पहले कुलपति अशोक वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने पूरे देश में उस गोष्ठियां की, सम्मेलन किए। लेकिन वर्धा कैंपस क्योंकि खुद नहीं आए, तो लिहाजा कोई हिंदी का लेखक भी नहीं आ पाया था। तो मैंने कोशिश की कि सबको, जो मुख्य धारा के जितने भी लेखक हैं, वो जुड़े और उन्हें ये एहसास हो कि ये उनका अपना विश्वविद्यालय है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए बजट की कोई दिक्कत नहीं थी, जिसमें विजन बहुत अच्छा, शुरू में नामवर जी के नेतृत्व में एक कमेटी थी, उसने बहुत अच्छा उसके लिए विजन बनाया था। अशोक वाजपेयी खुद समझदार और एक तरह से कल्पनाशील व्यक्ति थे। तो कुल मिला करके वो उसमें संभावनाएं अपार थी, इनको सिर्फ जोड़ना था। तो मैंने कोशिश की, हिंदी समय नाम से मैंने समय समय पर कार्यक्रम किए, और उसमें मुझे लगता है कि 400-500 लोग, सिर्फ कहानी कविता के लोग नहीं, नाटकों से जुड़े लोग, एक्टिविज्म से जुड़े लोग, पत्रकारिता से जुड़े लोग, वरवर राव जैसे लोग आए। तो इस तरह से सब लोग आते रहे और वहाँ एक विमर्शों की परंपरा शुरू हुई। तो वो मुझे बड़ा आनंद आता है और एक संतोष महसूस होता है कि मुझे एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैं कभी कल्पना नहीं करता था कि ऐसा मौका भी मुझे मिल जाएगा। और जब मिला तो फिर मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की। थोड़े बड़े बहुत विवाद हुए, जिसमें कुछ में मेरी भी गलतियां थी, मैं मानता हूँ। कुछ जो लोग विवाद कर रहे थे उनकी गलतियां थी। तो ये सब जीवन में चलता ही रहता है। लेकिन वो जो 5 साल मेरे बीते, उनमें मुझे आनंद बहुत आया। तो वहां पर आपका लेखन वहां बढ़ा कि आपका लेखन वहां पर जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा रुका रहा? देखिए, मैं बड़ा आलसी और जिसे कहना कि टालू लेखक हूँ। मैं जब तक मजबूर नहीं हो जाता तब तक मेरे दिमाग में सब चीजें चलती रहती है। रचना प्रक्रिया मेरी कुछ इस तरह की है कि, लेकिन बैठ करके और कागज कलम लेके काम करने को मैं हमेशा बचने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जब पुलिस में था और जब जिलों का कप्तान था, जहाँ सबसे ज्यादा भागदौड़ होती है, सबसे ज्यादा व्यस्तता होती है, उनमें भी मैंने उतना ही लिखा जितना वर्धा में लिखा, जितना आज लिख रहा हूँ। तो वो कम लिखा मैंने, लेकिन वो अनुभव जो मैं हासिल करता रहता हूँ, वो मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर रचता बसता रहता है मेरे अंदर। वो कभी ना कभी अव्यक्त हो जाता है, मतलब कम होता है, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो, मतलब उसमें कुछ, मुझे नहीं लगता कि वर्धा में मेरे पास व्यस्तता की वजह से मैंने कम लिखा हो, क्योंकि व्यस्तता में मैं ज्यादा मैं लिख पाया हूँ। अब हम लोग जरा साहित्य पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आज के समय में, क्योंकि आप
एक दौर से गुजर चुके हैं और आप जो है वो इस समय जिसे कहते हैं ना कि छत पर हैं, मतलब जमीन से उठ करके अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो आज की जो साहित्यिक स्थिति है, साहित्यिक जो माहौल है, इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ी पुरानी कहावत है, मैं तो सिर्फ उसे दोहरा रहा हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। हमारा समय और हमारा समाज इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये भी एक क्लीशे हो गया, हर समय आप पाएंगे लोग कहेंगे कि ये समय बड़ा भयानक है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा रचना विरोधी है। ये आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 70 साल पहले भी आप इस तरह के बयान पाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो सचमुच जो जिस समय में हम इस समय रह रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सहिष्णुता खत्म हो रही है। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम व्यक्ति के पहले थोड़ा डरने लगे, लिखने के पहले हम सावधान होने लगे हैं। तो ये सारी प्रवृत्तियां जो है सचमुच एक मुश्किल वक्त की तरफ हम इशारा कर रही हैं। जो सरकार सत्ता में है उसका कोई विश्वास नहीं है कि मतलब आप जिस तरह के लोगों को इनाम इकराम बांटे जा रहे हैं, जिस तरह के लोग अब हिंदी साहित्य का या भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब अगर उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करना उचित होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल किस्म का वक्त है। साहित्य अकादमी जिस तरह व्यवहार कर रही है, यूजीसी जैसा व्यवहार कर रही है, एचआरटी जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा उसका जैसा व्यवहार है। देखिए, ये सारी ये जो जिन संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, ये एक लिबरल दुनिया बनाती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें उदारता हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें भय ना हो। आप हर शब्द लिखने के पहले पीछे झांक के नहीं देखते कि कोई देख तो नहीं रहा है। तो ये सारी जो एक चीजें होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से वो इस समय सबसे कम है, न्यूनतम है। बहरहाल ये तो होना तो ये चाहिए कि जब बड़ी चुनौती हो तो बड़ा साहित्य रचा जाए। मैं तो हमेशा उदाहरण देता हूँ कि देखिए, सोवियत रूस बनने के बाद कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिखा गया, सब कुछ कूड़ा लिखा गया है। सोवियत रूस के बाद के आप लेखकों की कल्पना करिए, माइकोवस्की या इस तरह के एक आध लेखक कभी आपको याद आएंगे। लेकिन सोवियत रूस बनने के पहले कितना महान लिखा गया। जब रूसी समाज ज्यादा संघर्ष कर रहा था, जब रूसी समाज ज्यादा मुसीबतों में था, तो कितना महान रचा गया। अगर सिर्फ आप रूसी फिक्शन को ले लें तो दुनिया में उसका कोई सानी नहीं जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में रचा गया। तो ये एक ऐसा समय था जिसमें हमें उम्मीद करनी चाहिए थी कि ज्यादा बेहतर लिखा जाएगा, पर वो दुर्भाग्य से अभी दिख नहीं रहा। शायद ये भी हो कि हमारे समय के लेखक कभी ज्यादा अवसरवादी हो गए हैं, ज्यादा सावधान हो गए। सावधान कहना चाहिए, अवसरवादी तो गलत है, कोट एंड कोट सावधान हो गए हैं, तो वो डर रहे हैं। और अब ये डर है इसलिए बड़ा नहीं रचा जा रहा, ये भी आप कह सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा एक मुश्किल समय है जिसमें हमें मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक ये स्थिति चलेगी। जो रचनात्मकता है हमारे अंदर विद्रोह करेगी और बड़ी चीजें लिखी जाएंगी। इधर जब से सोशल मीडिया आया है तब से वैसे तो रचनात्मकता बढ़ी है, और रचनात्मकता में अगर आपने देखा होगा कि और सुना तो होगा ही कि कविताएं बहुत लिखी जा रही हैं, लेकिन और जो कहानियां वगैरह भी लिखी जा रही हैं। लेकिन जो कहानियां आज से 10 साल पहले हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब मतलब इमरजेंसी का दौर था, और इमरजेंसी के दौर के बाद से जब वो उदारवाद का दौर आया, मतलब सो कॉल्ड उदारवाद का दौर आया, तब उस समय बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई। और आपको तो पता ही होगा कि उस समय नुक्कड़ नाटकों का एक आंदोलन चलता था, और कुल मिलाकर भय की स्थिति तब नहीं थी। हम जो चाहते थे वो लिखते थे, जिस तरह से चाहते थे कैरेक्टर हम नाटकों में बना लेते थे, भय नहीं। लेकिन ये भय जो अभी प्रेसिपिटेट करके आ गया है लेखकों के अंदर, लेकिन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है, जो जिससे भयभीत होकर के लेखकों के अंदर भय आ गया है
कहीं वो लोग भी तो डर रहे होंगे जिनकी वजह से भय पैदा हुआ है। देखिए, गोरख पांडे की एक कविता है जो बहुत रिलेवेंट है इस समय और इस जो दौर है हमारा उसके लिए। कविता तो मुझे पूरी याद नहीं आ रही, लेकिन दो पंक्तियां इस तरह की हैं कि वे डरते हैं, उन्हें वो डर है किस कि चीज से डरते लोग हैं? उनसे डरना बंद कर देंगे। मैं पंक्तियां याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तो सही है कि भय का भी भय खत्म होगा, ये मनुष्य का स्वभाव है, प्रतिरोध होगा। सोशल मीडिया की बात आपने अच्छी कही, सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव अंश है। बहुत सारे लोग, अच्छा खास तौर से कोविड में तो जितना बढ़िया, जितना रचनात्मक इस्तेमाल तकनीक का उन लोगों ने किया जो हाशिए के लोग थे, ऐसा तो अद्भुत हुआ। तो अब उसमें बस दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया में कोई एडिटर नहीं है, तो वो दुर्भाग्य है कि हम लोग, देखिए अब हमें अपने ऊपर खुद डिसिप्लिन लागू करनी पड़ेगी, इसका इंतजार किए बिना कि सरकार कर दे या कोई एडिटर था। आप अपने बचपन की, अपने जवानी की याद करिए, जो मैं करता हूँ कि हम लोग एक कहानी भेजते थे, कोई रचना भेजते थे और 15-20 दिन, महीने भर इंतजार करते थे। वो लेखक का, वो संपादक के अभिवादन व खेत सहित वाली एक स्लिप आ जाती थी, लौट आता था। मतलब आप ये देखें ना कि एक आदमी था कोई, हम उसे गरियाते रहे, उसे कोसते रहे, लेकिन उसकी सत्ता हम मानते थे और वो काफी हद तक ठीक ठाक सत्ता थी। मतलब गुटबंदी और ये सारी चीजें, कोई साहित्येतर कारणों से कोई रचना छप रही है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के एक निजाम था जो ठीक चल रहा था। अब वो खत्म हो गया, कोई संपादक नहीं है। मैंने एक फेसबुक पेज बनाया और जो चाहे जिस तरह कविता आप मत छापिए, मैं खुद ही अपना छाप लूंगा, करता हूँ। तो ये एक लिमिटेशन है जिसमें कि खासतौर से व्हाट्सएप पर तो ये बाढ़ आ गई है, लेकिन उसी बाढ़ के बीच में कोई अच्छी चीजें भी आ रही हैं उन्हीं फेसबुक पर, और जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं जो, उन पे अच्छी चीजें आ रही हैं। बस अब ये है कि एक विवेक पैदा हो अच्छे बुरे में की शिनाख्त करने का, और हमारे अंदर खुद कोई डिसिप्लिन पैदा हो। जाहिर है कि अब वो तो एक मनुष्य में एक महत्वाकांक्षा होती है, मैं जो लिखता हूँ मैं सोचता हूँ तो महान है, ये तो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। तो ये अब धीरे धीरे इसमें भी कुछ छटाई होगी, देखा जाए। साहित्य में विमर्श और विवाद ये जरूरी होते हैं और हर हर काल में होते रहे हैं। लेकिन इधर ये जो विमर्श या विवाद जो हो रहे हैं, उसमें एक प्रवृत्ति बहुत उभर करके आ रही है और जो चिंताजनक है कि निषेध की प्रवृत्ति आ रही है। मतलब पुराना सब कुछ निषेध कर दिया जाए, पुराने सारे विचारधारा को जैसे निषेध करना शुरू किया लोगों ने, और कुछ नए नए शब्द आ रहे हैं, जैसे लिंचिंग इन लिटरेचर, जैसे सुपारी किलर, जैसे कूड़ा लिख दिया, जैसे गिरोहबंदी हो रही है। ये मतलब हमें तो चिंताजनक लगता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वही है जिसकी तरफ अभी मैं आपका ध्यान खींच रहा था कि ये संपादन का अभाव है और सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव है। अब कोई संपादक तो नहीं, मैं सुपारी किलर आपको कह दूं और अपने फेसबुक पर डाल दूं, तो कोई उसको संपादित करने वाला तो है नहीं, और अपने ऊपर मैं इतना नियंत्रण रख नहीं पा रहा हूं, तो ये तो एक चलेगा। और आप देखिए, मैंने तो देखा कि बहुत अच्छे लेखक जो अपने रचनात्मक साहित्य में जो छपा हुआ साहित्य है उनका, उनमें उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, तो फेसबुक पर करते हैं, काट दूंगा, नाक काट दूंगा, तुझे आता क्या है, तू बेहुदा है, तुझे कुछ समझ नहीं है, इस तरह के। आप, मैं इसीलिए फेसबुक पर नहीं सक्रिय होता, तो मुझे लगता है कि वो इसमें कहाँ बीच में पढ़ करके इन सबका। लेकिन फेसबुक का पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत है और लोग कर रहे हैं उसका इस्तेमाल। तो ये तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, इसमें तो अब थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, और संपादन की तो मतलब सरकार को तो ये अधिकार नहीं देना चाहिए। खासतौर से जैसी सरकारें वो हमें मिलेंगी या मिल रही हैं, उनको तो अधिकार नहीं देना चाहिए, लेकिन हमको खुद थोड़ा बहुत सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए। अब ये लेखकों के संगठन करेंगे, लेखक खुद मिल बैठ के करेंगे, क्या होगा ये देखना है। ये जो जैसे मैं उतना समझ नहीं पाता हूँ, या जो समझता हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ
ये जो निषेध की प्रवृत्ति है, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या स्पॉन्सर्ड है, या मतलब कहते हैं जिसको कि गलती से स्पॉन्सर्ड हो गया, मतलब उनके मन में है कि शायद अगर हम ऐसा कुछ कहेंगे तो शायद हमारी कोई जगह बन जाएगी साहित्य में, देखिए निषेध वाली चीजें या किसी को कंडेम करने का, किसी की उपेक्षा करने का, ये भाव तो शुरू से रहा है। प्रेमचंद के लिए आपको याद होगा कि एक श्रीनाथ सिंह हुआ करते थे सरस्वती के संपादक, जिन्होंने लेख लिखा घड़ा का प्रचारक प्रेमचंद। तो ये तो निषेध की परम मोटू राम शास्त्री जो कहानी प्रेमचंद ने लिखी, उसके लिए उनको मुकदमा भुगतना पड़ा, बार बार दौड़ दौड़ के देहरादून जाना पड़ा। तो ये निषेध वाली बात तो रहेगी, मूल्यों में टकराव होगा। हम जिन मूल्यों को महान या महत्वपूर्ण समझते हैं, दूसरा उन मूल्यों से को कमतर या घृणा का पात्र मानेगा, तो ये तो चलता रहेगा। इस समय दुर्भाग्य थोड़ा सा ये कि सरकार भी बहुत निषेधवादी हो गई। आप देखिए अभी जो एक घटना हुई जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पकड़े गए हैं, या उसके पहले वो अब जिन शब्दों का भी आपने कहा ना, नए नए शब्द आ रहे हैं, तो अर्बन माओइस्ट करके एक शब्द चल गया। मतलब अगर आप डिसेंट शो कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई सरकार की ये बात उचित नहीं है या हमें स्वीकार्य नहीं है, तो आप अर्बन माओइस्ट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये गड़बड़ ये हो रहा है। न्यायपालिका भी अब उतनी संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है जो सरकारी कार्रवाई पर हुआ करती थी। तो अब ये सारे हमारे तात्कालिक चुनौतियां हैं। और जैसा हम लोगों ने शुरू में ये बात आई थी, 3 चुनौतियों, देखिए एक पुराना गीत है जो अलग अलग लोगों के नाम से मैंने सुना, कविता है जिसमें क्या हमारे वक्त के भी गीत गाए जाएंगे। तो ठीक है, इसी वक्त के गीत गाए जाएंगे, इसी वक्त में गीत लिखे जाएंगे। मुश्किल वक्त में बड़े गीत लिखे जाएंगे और मुश्किल वक्त में मुकाबले के गीत लिखे जाएंगे। अब एक सवाल आपसे और है कि जैसे कि ये आपकी मतलब लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, पुलिस अफसर रहे, आप साहित्यकार भी हैं, आप विश्वविद्यालय में भी रहे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन तीनों में सबसे अच्छा कौन सा मतलब क्षेत्र लगता है आपको? देखिए मुझे आनंद तो विश्वविद्यालय में है। उसकी वजह ये थी विश्वविद्यालय में उन दिनों, आप सुन रहे हैं कि वो काफी कम हो गई है, एटॉनमी बहुत थी, बहुत स्वायत्ता थी, आप अपने मन के काम कर सकते थे, जिन चीजों में आपकी दिलचस्पी है उसमें आप डूब सकते थे। अब सुन रहे हैं कि उस तरह की स्वायत्ता धीरे धीरे कम की जा रही है, तो ठीक है, वो तो चलेगा। तो आनंद तो वहां बहुत आया, लेकिन मुझे पुलिस की जिंदगी भी बड़ी सेटिस्फाइंग लगी इस अर्थ में कि बहुत सारी, जैसे सांप्रदायिकता में मेरी दिलचस्पी थी, एक अकादमिक अध्ययन में मेरी आईपीएस में आने के पहले से दिलचस्पी थी और मैं पढ़ता लिखता रहता था। मैं जब आईपीएस में आया और राज्य का एक अंग बना, तब मुझे पहली बार करीब से देखने का मौका मिला कि माइनॉरिटीज के साथ राज्य किस तरह व्यवहार करती, क्या रिश्ता बनता है राज्य और माइनॉरिटीज के बीच। तो उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि साहित्य ने थोड़ा बहुत मुझे मनुष्य बनने में मदद की थी, तो उसमें कम से कम मैं ये तो बचा रह सका कि मैं कभी किसी सांप्रदायिक हिंसा की घटना के अगर स्थल पे हूँ तो वहां मैं हिंदू नहीं बना, जो एक बड़ी चुनौती होती है। आप हिंदू मुसलमान हो जाते हैं जब इस तरह के किसी अनुभव से गुजरते हैं, तो वो नहीं बना। तो वो शायद साहित्य ने मुझे मदद की। तो पुलिस की नौकरी में मुझे बड़ा आनंद आया। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह के अनुभव और जिस तरह की दुनिया मैंने देखी, पूरे भारत में अलग अलग चुनौती और कम चुनौती वाले उसमें रहा, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा रहा। और साहित्य तो जाहिर है, साहित्य तो एक ऐसी चीज है जो मैं पुलिस में आता ना आता, विश्वविद्यालय जाता ना जाता, वो तो एक जिंदगी का हिस्सा था। और रिटायर होने के बाद अब लगभग उतना ही समय जितना उस समय बिताता था, उससे कुछ ज्यादा ही आप पढ़ने लिखने में बिताता हूँ।
आप एक इंटेलेक्चुअल हैं और जैसे ये बहुत सालों से ये बात चल रही है कि पुलिस विभाग में सुधार की जरूरत है, पुलिस विभाग को मतलब रेक्टिफाई करने की जरूरत है। आपने शायद कहीं लिखा भी है पुलिस के मतलब सुधार के बारे में, लेकिन क्या वजह है कि ये सुधार की बातें सिर्फ चलती हैं लेकिन सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता? देखिए, पुलिस में सुधार, दो चीजें पहले समझ लीजिए। जब सरकारें पुलिस सुधार की बात करती हैं, पुलिस के आधुनिकीकरण की बात करती हैं, आप हमेशा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस का एक शब्द सुनते होंगे, तो उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि पुलिस को ज्यादा गाड़ियां दे दो, ज्यादा घातक हथियार दे दो, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको बढ़ा दो, वायरलेस बढ़िया कर दो, मकान बना दो। तो ये पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का सरकारों के लिए मतलब यही होता है। मेरा ये मानना है कि जब तक आप पुलिस की जहनियत नहीं बदलेंगे, जब तक उसकी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तो उसमें किसी तरह का सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आपने ये सवाल छेड़ दिया तो मैं 2 मिनट लूंगा। देखिए, जो आज एक आधुनिक संस्था के तौर पर पुलिस हमारे पास है, ये 1860 में बनी थी। 1860 में अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए, 1860 61 12 उसी दशक में, जिसमें पुलिस एक्ट था, आईपीसी थी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब बनाए 10-12 सालों के दौरान, और उन्हीं पर आधारित ये एक आधुनिक संस्था बनी। एक चीज तो जबरदस्त, जिसके लिए हमें अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी आधुनिक संस्था बनाई जो बराबरी पर यकीन रखती थी। मतलब ये पहली बार इस देश में, इस उपमहाद्वीप में, इस महादेश में ऐसे कानून बने जिसमें ब्राह्मण और शूद्र जो भी अपराध करें उसके लिए एक ही जैसा दंड है। ये भारतीय समाज में कभी नहीं था, जिसमें औरत और मर्द की गवाही बराबर हो गई। जो जिस समय अंग्रेज आए थे, जो इस्लामी हुकूमत थी, मुस्लिम शासक थे, उसमें ये संभव नहीं था। और जिसमें जो जजेस थे, जो न्यायाधीश थे और जो पुलिस अधिकारी थे, उनका रिक्रूटमेंट योग्यता के आधार पर होने लगा। कोई इम्तहान होता था, कुछ क्वालिफिकेशन थी, फिजिकल, एजुकेशनल। उसे ऐसा नहीं था कि पारिवारिक या जातीय कारणों से आपका रिक्रूटमेंट हो रहा हो। ये तो बहुत अद्भुत चीजें थी जो भारतीय समाज के लिए एकदम नई थी। हम इससे कभी हम इससे परिचित नहीं थे। लेकिन इन सब के बाद भी उसकी एक खास तरह की उपयोगिता थी। उपयोगिता ये थी कि अंग्रेज बहादुर यहाँ पर ज्यादा समय तक सरकार चला, शासन कर सके, भारत उसका उपनिवेश बना रहे, इसमें पुलिस को मदद करनी थी। ये रोल पुलिस ने बड़ी बखूबी निभाया। करीब 90 साल आप देखिए, 1960 से लेकर 47 तक वो अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत करता रहा। अगर 36 करोड़ भारत की आबादी थी 1947 में, तो उसमें मुश्किल से 36 लाख भी अंग्रेज नहीं रहे होंगे और उससे भी कम रहे होंगे, लेकिन वो अपना शासन करते रहे। पर ये दो चीजें हमें सोचनी चाहिए। अंग्रेज ने करीब 60 मुल्कों में पुलिस बनाई थी, केवल भारत में नहीं बनाई थी। एक कहावत है ना कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था। उसकी वजह थी कि ग्लोब में, भूगोल में कहीं ना कहीं अंग्रेज शासन कर रहा था, तो सूरज जहां भी होता था वहां एक अंग्रेज हुकूमत होती थी। उन्होंने 60 मुल्कों में जो पुलिस बनाई वो अलग अलग क्यों बनाई? जो पुलिस भारत में बनाई वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनाई, जो ऑस्ट्रेलिया में बनाई नाइजीरिया में नहीं बनाई, नाइजीरिया में बनाई श्रीलंका में नहीं बनाई, म्यांमार में या उस जमाने के बर्मा में नहीं बनाई। तो ऐसा क्यों किया? उन्होंने हर जगह की जमीनी आवश्यकता को ध्यान में रख के और जमीनी यथार्थ को ध्यान में रख करके पुलिस बनाए। हमारे यहाँ वो अपना बॉबी क्यों नहीं ले आए? लंदन का बॉबी बड़ा मशहूर है, वहां के पुलिस कांस्टेबल को बॉबी कहते हैं, जो इतना जनता का मित्र होता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी साइकिल खराब हो जाए तो बॉबी को दे के चला जाता है। जब तक वो लौटता है तो बॉबी वो साइकिल दोस्त करा करके उसके लिए रखता है। भारत में तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। भारत में तो उन्होंने ऐसी पुलिस बनाई जो बच्चों को डराने के काम आए। माँ बाप रात में अगर बच्चा सो ना रहा हो, शरारत कर रहा हो, तो क्या पुलिस बुला देंगे। इस तरह की पुलिस बनाई। तो ऐसा क्यों बनाया, हमें सोचना चाहिए ना। इसलिए बनाई थी कि हमारा जो यथार्थ था, सामाजिक यथार्थ, वो यही डिजर्व करता था। हम वर्ण व्यवस्था पे आधारित समाज से, हम तो अपने आधे से ज्यादा लोगों को जानवर समझते थे। उनके साथ कोई मनुष्य जैसा व्यवहार करे, ये तो कल्पना ही नहीं हो सकती थी। तो पुलिस कैसे करती?
वो पुलिस भ्रष्ट भी थी, पुलिस के लिए कानून कायदे का कोई महत्व नहीं था, पुलिस संविधान तो खैर तब तक बना ही नहीं था, लेकिन बाकी भी जो आपके कानून कायदे थे उनको ठेंगे पर रखती थी। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि हमने पुलिस का चरित्र क्यों नहीं बदला, हमने क्यों वही पुलिस रखी। मेरा ये मानना है कि हमारा जो रूलिंग क्लास नया आया, जो नया प्रभु वर्ग आया, उसको ऐसी पुलिस पसंद थी, यही पुलिस चाहिए थी। जबकि मजेदार बात यह है कि जितने हमारे जो कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने, सब पुलिस की जातियों के शिकार रहे थे। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी गर्दन हिलती रहती थी। हम लोगों ने सुना था, पता नहीं कितना सच है, कि वो नैनी में पुलिस की लाठी इतनी पड़ी थी उनकी गर्दन पर कि वो एक परमानेंट उनकी गर्दन हिलती रहती। तो ये एक यथार्थ था, सब उससे होते। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बदला, इसका चरित्र क्यों नहीं बदला? सिर्फ इसलिए कि जैसे आप देखिए, एक मुख्यमंत्री को कौन सा दरोगा सबसे ज्यादा पसंद है? एक मुख्यमंत्री को वही दरोगा पसंद है जो उसके विरोधियों की टांग तोड़ दे, जो उसके समर्थक कुछ भी करके आए उनके खिलाफ मुकदमा ना कायम करे। और कुछ साल पहले तक जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब तो बूथ कैप्चरिंग मतलब जो रिगिंग है वो दूसरे तरह से होती है। नहीं, पहले तो बेशर्मी के साथ बूथ कैप्चरिंग होती थी। आप मेरठ में हैं, आपने खुद ही देखा होगा बागपत में क्या होता था, ज्यादातर कंस्टिट्यूंसी में क्या होता था। उसमें जो दरोगा उनके समर्थकों को बूथ कैप्चर करने में मदद करे, जो एसपी उनके समर्थकों को इलेक्शन के दिन मदद करे और उनके विरोधियों को लाठी मार के भगा दे, वो पसंद था मुख्यमंत्री को। तो लिहाजा उन्होंने कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए। कई कमीशन बैठे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, फलाने हुआ, धमाके वाले, कुछ नहीं हुआ, पुलिस ज्यों की त्यों रही। और मेरा अपना मानना है कि ये ज्यों की त्यों रहेगी। किसी भी इसमें कांग्रेस और बीजेपी और जनता दल और मुलायम सिंह या मायावती, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आएगा, पुलिस ऐसी ही रहेगी जब तक कि जनता खड़े होकर ना कहे कि हमें एक सभ्य पुलिस चाहिए, हम ये डिजर्व करते हैं कि हमको एक बेहतर पुलिस चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि जनता की इसमें दिलचस्पी, मैंने तो आज तक किसी चुनाव में नहीं देखा कि इसको लेकर के कोई इशू बनाया गया। बल्कि आप देखिए, अभी हैदराबाद में कुछ लोगों को पुलिस वालों ने, एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, जो था जेल से निकाल के मार दिया। हैदराबाद की जनता जय जय करती रही है, माला पहनाती रही। कानपुर में अभी विकास दुबे वाले प्रकरण में क्या हुआ, 6-7 लोगों को पुलिस ने एक एक करके मार दिया। तो लेकिन उसको एक सामाजिक स्वीकृति मिल रही है। ऐसा नहीं है कि लोग उसके खिलाफ लोग रिपल्स, मतलब कोई घृणा लोगों के मन में हो और इसका विरोध करें और कहें कि नहीं, हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए। तो अब जब तक जनता एक सभ्य पुलिस नहीं चाहेगी तो रूलर्स को क्या पड़े, सत्ता में जो है उसके तो काम आती है पुलिस। तो इसलिए पुलिस का सुधार जो है बड़ा, कभी कभी उस पर विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिस बनाई, तो वो मतलब जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाई थी और उसका इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन पुलिस अत्याचार की बातें तब मेरे ख्याल से बहुत कम आती थी, जैसे कि आजकल जिस तरह से आती है कि थाने में लटका दिया, थाने में गोली मार दी, थाने में रेप कर दिया। और क्योंकि वहां पर एक न्याय, जो कानून बनाए थे अंग्रेजों ने, वो क्योंकि उन पे उनकी पकड़ थी, वो जानते थे कि हमें किसको किस तरह का न्याय देना है। तो लेकिन अब तो न्याय भी है, आजादी भी है, लेकिन पुलिस के जो एट्रोसिटी है वो बहुत बढ़ गई है। मतलब यानी कि तुरंत फुरत वो सड़क पर ही फैसला कर देती है, वो थाने में ही फैसला कर दे रही है। मतलब आदमी तो कोर्ट तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आपने सुना होगा कि बिहार में वो एक लड़की का रेप हुआ और उसके बाद से वो जो उसके लिए लड़ रहे थे उसी को उठा के जेल में बंद कर दिया। उनको सुप्रीम कोर्ट से बेचारों को जमानत मिली जाकर के। तो ये सारी चीजें जो है वो पुलिस सुधार की मांग तो करती है। नहीं, बिल्कुल करती है, लेकिन ये तो जनता के लिए एक मुद्दा होना चाहिए ना। देखिए, आपने अंग्रेजों का बहुत अच्छा उठाया, पूरी तरह तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अंग्रेजों के जमाने में तो हालत ये थी, एक मुहावरा था कि साहब, एक लाल पगड़ी आ जाती थी तो पूरा गांव खाली हो जाता था, लोग जंगल में भाग जाते थे। उस जमाने में लाल पगड़ी पहनते थे, खाकी पगड़ी पहनने लगे। अब तो खैर पगड़ी नहीं पहनते तो टोपी पहनने लगे।
तो ये मुहावरा उस, लेकिन ये भी है कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को एनकाउंटर में नहीं मारा, मुकदमा चला के फांसी पे लटकाया। जो हमारे यहाँ तो अब उतना धैर्य नहीं है ना। अब तो आप पुलिस को जज का भी रोल दे दीजिए और जल्लाद का भी रोल दे दीजिए, जो अभी उत्तर प्रदेश में खास तौर से हम देख रहे हैं। तो ये बुरी बात है। और लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जिस दिन जनता खड़ी होकर कहेगी कि नहीं, हमको एक सभ्य पुलिस चाहिए, हमको इस तरह कानून कायदे को तोड़ने वाली, इसको संविधान को ठेंगे पर रखने वाली पुलिस नहीं चाहिए, तो ये रूलिंग क्लास भी बदलेगा, क्योंकि इन्हें जनता से वोट चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को जनता से वोट चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी हमारे यहाँ ही हम इस तरह की हिंसा को सामाजिक स्वीकृति हासिल है। अभी भी आप भीड़ पे कोई जब कतरा मिल जाए उसे पीट पीट के मार देंगे, कोई चोर चक्का पकड़ में आ जाए मार देंगे। ये जो गौरक्षकों ने किया वो तो चलिए, उसके पीछे एक धार्मिक विद्वेष भी है। लेकिन ये त्वरित न्याय जो है, ये तो हमारे एक तरह से हमारे स्वभाव का अंग है, जिसको डॉक्टर लोहिया एक क्रूर कायरता शब्द इस्तेमाल करते थे। तो क्रूर कायरता तो हमारे अंदर भरी हुई है। तो हमें मतलब जनता को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये तो हो गया। अब ये बताइए कि आगे आप अभी साहित्य के क्षेत्र में क्या आप कर रहे हैं और करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक तो नियमित कॉलम लिखता हूँ, वो पता नहीं आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं। हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ। हिंदुस्तान में एक नियमित कॉलम राय की राय नाम से लिखता हूँ। इसके अलावा मेरी शुरू से दिलचस्पी रही है हिंदू मुस्लिम रिश्तों को समझने की। और पिछले 1000 सालों के दौरान ये दुनिया के दो बड़े धर्म साथ साथ रहे, इसके बाद भी एक दूसरे से इतनी घृणा क्यों करते रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर के इन्होंने अद्भुत रचा। अगर आप स्थापत्य देखिए, अगर आप पेंटिंग देखिए, म्यूजिक देखिए, यहाँ तक अपने रसोई घर में घुस जाइए तो बहुत अद्भुत चीजें रची हैं दोनों ने मिल करके। लेकिन इसके बाद भी ये सही है कि ये दोनों एक दूसरे घृणा भी करते रहे और लगातार लड़ते रहे। मैं उस सरलीकरण में नहीं पहुंचा जब हमने से बहुत लोग ये कहने की कोशिश करते थे साहब राजा लड़ते थे, प्रजा नहीं लड़ती। देखिए, हिंसा केवल तलवार और बंदूक की नहीं होती ना। हमारे हमारे शब्दों में घृणा भरी हुई थी, हमारे सोच में थी, हम खाने पीने, मतलब ये पहला उदाहरण है कि इतने बड़े इतने लंबे समय तक साथ रहने वाले रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते थे, एक दूसरे के साथ खाते नहीं थे। शादी वादी तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ी चीज हो। तो इसको समझने की कोशिश करता हूँ, उसी पे कुछ लिख रहा हूँ। मेरे लिए ये भी बड़ी गुत्थी थी भाई प्रेमचंद कैसे उर्दू छोड़ के हिंदी में चले आए। हालांकि आखिर तक 1936 तक ये उदाहरण है कि प्रेमचंद ने उर्दू में लिखा। जो प्रगतिशील लेखक सम्मेलन का उद्घाटन किया तो भाषण उर्दू में लिखा गया था। 1935 में कफन कहानी उन्होंने बैठ करके जामिया मिलिया के गेस्ट हाउस में लिखी, उर्दू में लिखी। बाद में उसका हिंदी ड्राफ्ट आया, लेकिन वो क्यों हिंदी के लेखक हो गए ये मतलब इसका कोई सरलीकृत उत्तर नहीं है। इसको उसी जो इन दोनों समुदायों के बीच में जो एक खास तरह के रिश्ते थे, लव एंड हेट रिलेशनशिप, आप तो साधारण उसमें कहना चाहे तो थे, उनकी वजह से हुआ था। तो ये सब समझने के लिए पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा लिखता रहता हूँ। एक उपन्यास अभी मेरा खत्म हुआ है, वो बस फाइनल उस पर है। तो ये सब थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ। हालांकि वो आपने ठीक कहा, प्रेमचंद हिंदी में आ गए, लेकिन प्रेमचंद की अगर भाषा देखें अगर आप, तो हिंदी में भी तो उसमें वो हिंदी नहीं है, वो आम कॉमन बोलचाल की भाषा है, जो कि जिसमें उर्दू भी काफी है। और आजकल एक स्थिति है जो पता नहीं आपने भी महसूस किया होगा कि अगर हमने जैसे मान लीजिए कोई कहानी लिख दी है और उसमें उर्दू के शब्द हैं और उसमें नुक्ता हमने लगा दिया, तो वो कंप्यूटर से लेके और टाइपराइटर तक के जमाने में वो नुक्ता लगाने वाले तो आप आजकल क्या करते हैं, वो नुक्ता हटा ही दिया उन्होंने। अब वो नुक्ता लगाते ही नहीं, बल्कि हम प्रूफ में लगाते हैं, फिर वो जब वहां फाइनल प्रिंट में जाता है तो पता चले वो भी हट जाता है। तो वो ये भी एक मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को भी बड़े सोच समझ के प्लांट किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प चीज है क्योंकि अब एक नया विषय शुरू हो गया, 2-3 मिनट लूंगा मैं, कि ये खड़ी बोली है जो आप फारसी में लिख दीजिए तो उर्दू हो जाती है और नागरी में लिख दीजिए तो हिंदी हो जाती है। और इस खड़ी बोली में
एक जमाने में फारसी की भरमार थी, जिसको रामविलास शर्मा ने जिसको सांस्कृतिक अत्याचार कहा, वो गलत नहीं कहा, क्योंकि इस देश की बड़ी आबादी उसको समझती नहीं थी। 1892 या 93 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश उस जमाने के यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर वो इलाहाबाद में रहते थे। तो मालवीय जी कटरा और चौक के बनियों को लेकर के डेलीगेशन लेके गए और उन्होंने कहा, हुजूर हम लोगों को कचहरी में नागरी स्क्रिप्ट में भी दरखास्त देने की इजाजत दे दी जाए। तो वो इजाजत मिल गई उन्हें। वो पूरा बदलाव हुआ और उसी के वजह से ये हुआ कि जो फारसी में उर्दू थी वो मुसलमान में उर्दू हो गई और जो नागरी में हिंदी थी वो हिंदू हिंदी हो गई। ये दोनों जगह वहां पर उर्दू में एक मतलूकात का आंदोलन चला 17वीं 18वीं शताब्दी में, जिसमें ये कहा गया कि साहब ये भाषा के शब्दों को निकालो। यानी जो ब्रज के शब्द आ रहे थे उस समय तो ब्रज ही सबसे महत्वपूर्ण मतलब भाषा थी, बोली नहीं थी, ब्रज तो भाषा थी और खड़ी बोली थी, अभी तक भाषा नहीं बनी थी। तो ब्रज के शब्दों को निकालने की बात कर रहे थे। उसके जवाब में हिंदुओं ने जब ये शुरुआत हुई, जब ये इजाजत मिल गई नागरी में लिखने की, लगातार ये कोशिश की कि हम जो भाषा अब हम इस्तेमाल करेंगे, जो नागरी में लिखेंगे, वो संस्कृत से करीब हो। भारतेंदु जो हमारे सबसे आधुनिक पहले आधुनिक लेखक हैं, भारतेंदु तक ये मानते थे कि खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा सकती। कविता वो ब्रज में लिखते थे, गद्य खड़ी बोली में हिंदी में लिखते थे। और ये तो आपको सुन के बड़ा आनंद आएगा कि नागरी प्रचारणी सभा ने 1890 वाले दशक में बाकायदा एक सभा करके और अनुमति दी। अनुमति मतलब कोट अनकोट कि अब आप चाहें तो, मतलब कवियों को अनुमति दी कि आप चाहे तो खड़ी बोली में लिख सकते हैं। मतलब कवि उनके अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, उनको ये अहंकार था, ये अनुमति दी। लेकिन जब वो खड़ी बोली में कविता लिखी जाने लगी तो वो संस्कृत में कविता थी। वो छायावाद उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो तो धीरे धीरे जब प्रगतिशील आंदोलन मजबूत होता गया, तब वो भाषा वो डेमोक्रेटाइज होती गई, जनता के बीच जो बोली जा रही थी भाषा लिखी जाती रही। फिर इसमें अवरोध आया 1950 के दशक में, जब पारिभाषिक शब्द बने, जब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हुई, तब वो डॉक्टर रघुवीर नाम के एक सज्जन आ गए। उन्होंने ऐसा शब्दकोश बनाया, पारिभाषिक शब्दावली ऐसी बनाई कि जो सिर्फ मजाक के काम आती थी। कंठ लगोट, लौ पथगामिनी, धूम्र दंडिका, पता नहीं क्या क्या शब्द बनाए। वो शब्द कभी जनता ने स्वीकार नहीं किए। खुद जवाहरलाल नेहरू को कहना पड़ता था कि भाई जो आकाशवाणी की खबरें हैं, समाचार हैं, ये मैं समझ ही नहीं पाता, मुझे एक डिक्शनरी रखनी पड़ती। लेकिन आप देखिए कि इधर पिछले 30-40 वर्षों में कितना फर्क आया है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हमारा मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों शरीक है, जो भाषा इस्तेमाल कर रहा है वो तो एकदम बोलचाल की भाषा है। अब वो उल्टा हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अरेबाइजेशन का एक दौर चल रहा है, इस समय भी चल रहा है। तो उन्होंने देखे खड़ी बोली में हिंदी और उर्दू दोनों का व्याकरण तो एक ही था, प्लूरल एक जैसे थे, वर्ब एक जैसा था। तो उन्होंने प्लूरल कैसे चेंज। मैं भी कुछ 4-6 साल पहले कराची गया तो मैंने ये सवाल वहां उठाया कि भाई हम तो हमेशा ये सुनते आए मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही, यहाँ आके देख रहे हैं मसाजिद में नमाज पढ़ी जा रही, दफ्तरों में आज हड़ताल है तो दफातर में हड़ताल है। काफिरों के साथ इस तरह सलूक करो तो कुफ्फार आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब आप जो प्लूरल में जो अरबिक वो ला रहे हैं, ये तो खड़ी बोली का जो सौंदर्य वही खत्म हो रहा है। खड़ी बोली तो ग्रामर और प्लूरल और जेंडर, ये 3 चीजें उसकी विशिष्ट थी। आप देखिए पूरे भारत में किसी भी भाषा में जेंडर नहीं है, सिर्फ ये हिंदी उर्दू में, ये खड़ी बोली में है। पूरा आपका वर्ब एक ही जैसा दोनों का है, प्लूरल एक जैसे थे। प्लूरल में अब उन्होंने बदलाव शुरू किया है। अब वो मस्जिदों को मसाजिद कहने लगे, काफिरों को कुफ्फार कहने लगे, दफ्तरों को दफातर कहने लगे, नुक्तों को नुक्कात कहने लगे। मतलब ये एक अरबाइजेशन का वो चला। लेकिन हमारे यहाँ कम से कम ये डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है कि हम ये जो गड़बड़ियाँ हुई थी 60-70 में और डॉक्टर रघुवीर की जो लीगेसी थी वो खत्म हो गई। बल्कि भारत सरकार, ये मजेदार बात है कि सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है,
जो हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है शायद सबसे ज्यादा करती, ये ज्यादा सहिष्णु दिखाई दे रही है भाषा के मामले में। खुद जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो राजभाषा को डील करता है, वहां से एक सर्कुलर जारी हुआ, मुझे बताया गया अभी कुछ साल पहले, जिसमें कहा गया कि भाई जो ये टेक्निकल शब्द हैं उनको अंग्रेजी के रहने दो। जैसे जब मैं हिंदी विश्वविद्यालय गया तो मैंने देखा लिफ्ट के लिए एक अजीब सा कोई शब्द लिखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या चीज, पर ये लिफ्ट है। तो मैंने फिर डांट करके उसको बदलवाया और कहा लिफ्ट हम लोगों को सबको समझ में आता है, ये शब्द तो किसी को समझ में नहीं आता। लौ पथगामिनी आप कहना शुरू करिए तो किसी में लोग समझेंगे कि इसका मतलब ट्रेन है। तो इसमें तो बदलाव आया है और मुझे लगता है ये शुभ है, इसका हम लोगों को समर्थन करते हुए इसका पालन करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप प्रगतिशील लेखक संघ के इस समय मेरे ख्याल से अध्यक्ष हैं शायद ना? प्रगतिशील लेखक संघ के आप अध्यक्ष हैं इस समय? मैं दिल्ली इकाई का हूँ। अच्छा, दिल्ली इकाई लेखक संघ के तो हर राज्य में इकाई है, दिल्ली इकाई का। हाँ हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए जब कठिन स्थितियां होती हैं और जैसे आपने बताया भी और कि भय का माहौल होता है और मतलब आम जनता खुलकर सांस लेना चाहती है, खुलकर बोलना चाहती है, खुलकर जीना चाहती है, तो साहित्य और संस्कृति की जिम्मेदारी भी हो जाती है, खास करके साहित्यिक सांस्कृतिक संगठनों की बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि ये जितने साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन हैं जो मतलब कि जिनकी कम से कम एक तरह की सोच बन रही है, एक तरह की सोच होती है, उनको एक मंच पर आकर के एक फोरम बना करके और कुछ न्यूनतम कार्यक्रमों के साथ काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ना सिर्फ न्यूनतम कार्यक्रमों में, इनके अलग होने का कोई औचित्य ही नहीं, इन सबको मिल जाना चाहिए। सिर्फ इन्हीं को नहीं, जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो भी लेफ्ट की पार्टियां हैं, अब इनके विभाजन का तो कोई आप किसी से पूछिए, कोई वो लॉजिक नहीं, कोई रैशनल नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ व्यक्तिगत कुंठाएं हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, सब मिल जाएंगे तो मैं दिल्ली इकाई का अध्यक्ष कैसे बनूंगा, ये चिंता है। तो ये तो मूर्खतापूर्ण चीज है। इतना मुश्किल वक्त है आपके सामने और आप बटे हुए हैं, आप 1.5 ईंट की मस्जिद जिसे कहते हैं वो बना रहे हैं। ये तो सारी जितनी कम्युनिस्ट पार्टियों में जितने विभाजन हुए हैं, आप देखिए 1947 के आसपास, सबका आपको आज की परिस्थितियों में उनको आप विश्लेषण करिए तो किसी का औचित्य नहीं, सिवाय इसके कि कुछ नेताओं का व्यक्तिगत अहंकार, कुंठा, महत्वाकांक्षा, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट वाला मामला, तो ये सब खत्म होना चाहिए। और कम से कम इसकी शुरुआत लेखकीय संगठनों से होनी चाहिए। सारे लेखकीय संगठनों को, अब ये नहीं कि हम किसी कॉमन उस पर काम करेंगे, सबको मिल करके एकजुट होकर किसी एक परचम के तले, किसी एक बैनर के तले मिलकर करना चाहिए। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और हमारे काफी मित्रों को, यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, उनको भी अच्छा लगा होगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें मुझे दिया। धन्यवाद, नमस्कार।